सुशांत राजपूत मीडिया में न्यूज़ आई थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। आई वाज शॉक्ड टू सी द होरोस्कोप। कहीं ना कहीं हम भी इमोशनल होते हैं। मैं पीड़ा में भी था कि उस इंसान के साथ क्या हुआ है, बिकॉज मैं देख पा रहा था कुंडली में कि शस्त्र पीड़ा हुई है उस इंसान के साथ। उसे कोई ना कोई लिक्विड दिया गया है और उस इंसान के पास 12th हाउस के साथ जो कनेक्शन बना हुआ है, कोई रिसर्च थी उस इंसान के पास जो उसके साथ चली गई। ये मैं दावा करना चाहता हूँ, आपके वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से दर्शक भी देख रहे हैं कि भारत 2031 तक सुपर पावर बनने वाला है। जब तक भारत फैसला नहीं करेगा तब तक उस पर कोई भी विचार नहीं होगा। सप्तम घर युद्ध की भी घोषणा करता है और सप्तम घर युद्ध करवाता है पति पत्नी के बीच में और सामंजस्य भी स्थापित करता है। ज्योतिष में जरूरी नहीं कि आप कॉम्प्लिकेट करें चीज़ों को, बल्कि जितना सिंपल तरीके से गणना करेंगे उतनी ही बेहतरीन प्रेडिक्शंस आपकी बाहर निकल कर आती है। जनवरी माह लास्ट वीक 2021 में मैंने कहा था कि नॉर्थ इंडिया में कोई बहुत बड़ा बांध टूटेगा और त्रासदी होगी। युद्धों की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे मोर्चे शुरू हो चुके हैं। कोलंबिया में भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और 2025 में उसकी मैं तारीख देने वाला हूं कि किस तारीख को वहां पर होगा। प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया हूँ। आप बताएं नेहा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप इस पॉडकास्ट शो में आए उसके लिए थैंक यू सो मच। आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। आप एस्ट्रो कपूर, आपका जो चैनल है उस पे 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं आपकी इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। स्टार्टिंग आपके करियर से करते हैं हम। मुझे पता है कि आप प्रोफेशनल एथलीट भी रह चुके हो, आप कॉरपोरेट में काम कर चुके हो और आपकी खुद की भी शायद एक आईटी कंपनी है। तो कॉरपोरेट एक अलग चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी एक अलग चीज़ है। ये कैसे मैनेज करते हो अपने करियर और इस सब के बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइए। नेहा, मेरा जीवन जो है वो बहुत ही स्ट्रगल में रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश में मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है और बहुत टफ लाइफ देखी है हम लोगों ने। और हमने अपने बुजुर्गों से ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ें सीखी हैं कि लाइफ में आपको माइंड को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आना चाहिए और जिस भी डोमेन में आप हैं उस तरह के आप एक बेहतरीन एक्टर होने चाहिए उस डोमेन में। और मैं स्टेट लेवल बॉक्सर भी रहा हूँ, साइड में मैं आईटी कंपनी भी चला रहा हूँ। आज भी बल्कि एक पर्सनल चैनल भी है मेरा, प्रशांत कपूर पर्सनल के नाम से। अगर आप यूट्यूब में डालेंगे तो वहाँ पर आपको मैं एक बहुत ही टफ लेवल पर एक्सरसाइज करते हुए नजर आऊँगा। नॉट द एक्सरसाइजेज जो आज की डेट में लोग करते हैं जिम में, वेट लिफ्टिंग एट्सेट्रा, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज। सो देखिए, जब भी मैं जिस जगह पर होता हूँ वहाँ पर मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ। और रही बात ज्योतिष के ज्ञान की, तो मेरे एंसेस्टर्स, मेरे फोरफादर्स, उनका आयुर्वेदा एंड ज्योतिष, इनमें काफ़ी रुचि रही है और मैंने अपने फोरफादर से ये चीज़ें सीखी हैं। सो इस तरह का मेरा जीवन रहा है। एज एन एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया, जब आपको लगा यही मुझे करना है और आपको लगा कि दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी? नेहा, मैंने कॉर्पोरेट में ऑलमोस्ट 10 वर्ष लगाए हैं। मैं आईटी प्रोफेशन रहा हूँ, बल्कि अभी एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी चला रहा हूँ। मेरे माइनिंग के भी बिजनेसेस हैं। लेकिन 2013 की बात है तो ऐसा होता था कि एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते थे असाध्य रोगों से पीड़ित, जिनका इलाज मेडिकल साइंस कर ही नहीं सकती, ऐसे रोग। तब मुझे ये लगा कि हमें इस साइंस के ऊपर दोबारा जाना चाहिए, क्यों मैंने मेरे बुज़ुर्गों से बहुत नॉलेज ली है। मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर मेरे पिता भी हैं वो, और मेरे ज्योतिष गुरु भी हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि 2002 में मैंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके ऊपर बेहतरीन रिसर्च की गई। और आज भी जब लोग मेरे पास आते हैं असाध्य रोगों वाले, उन्हें ठीक किया जाता है। बल्कि ज्योतिष में बहुत सारे डोमेन हैं, मैं हर एक डोमेन में काम करता हूँ, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो अर्थक्वेक या नेचुरल क्लैमिटीज़ जो भी आती हैं, सुनामी हो गया, उनकी एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर देते हैं, डेट भी बता देते हैं। आपका एस्ट्रो कपूर जो चैनल है, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा साइंटिस्ट भी वो देखते होंगे और उसके बाद जाकर वापस अपने सिस्टम में चेक करते होंगे।
तो ये बताइए, जो काम साइंटिस्ट भी एग्जैक्ट नहीं कर पाते, आप कैसे बता देते हैं? और मुझे लगता है 95 और 99% आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं ट्रू होती है, कैसे करते हो आप? नेहा, अगर मैं प्रेडिक्शंस की परसेंटेज की बात करूं तो जी हाँ, मैं कहूँगा 95% प्रेडिक्शन मेरी भूकंप, अर्थक्वेक, सुनामी एट्सेट्रा ये सही रही हैं। लेकिन 95 में भी ऐसे रहा है कि जब मैंने ये कहा है कि ये भूकंप आएगा, मे बी एक दिन पहले एक दिन बाद में, या मान लीजिए मैंने कहा कहीं सुनामी आने वाली है, 100% में मैंने उस समय के लिए प्रेडिक्ट किया है। जैसे आपको याद होगा, मुझे आज भी याद है, 22 जून 2020 को मिज़ोरम में भूकंप आया था। तब मैंने कहा था कि इसी तारीख को मिज़ोरम में भूकंप आएगा, दिन को 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में आएगा और रिक्टर स्केल 5.4 के मध्य होगा। देखिए, वो ऐसा समय था, कोविड का समय था, लोग घरों में बंद थे, मैं भी घर में, काम हमारे पास जो बिजनेसेस थे थोड़े से नीचे चले गए थे, तो रिसर्च चल रही थी ज्योतिष के ऊपर। तो सोचा कि क्यों ना भारत के भूकंपों के ऊपर गणना की जाए। तो ऐसे और भी एपिसोड हैं, जैसे कि 11 अप्रैल 2020 जब दुनिया कोविड की बात कर रही थी तो मैंने कहा था कि दिल्ली में इस तारीख को भूकंप आएगा। ऐसे बहुत सारी डेट्स हैं, तो उन डेट्स को मैं 100% कहता हूँ कि मैंने किस रिक्टर स्केल पर बताया था एट्सेट्रा। और देखिए, अगर हम भूकंप की बात करें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम इसे ज्योतिष के माध्यम से ना निकाल पाए। आपने देखा होगा कि सरकार कितना खर्चा करती है सिस्मोलॉजिस्ट के ऊपर। हमारे पास इतनी बड़ी लैब हैं भारत में, बेहतरीन, इतने करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, इतने सारे लोग हैं। देखिए, मैं ऐसा कुछ ये नहीं कहना चाहता कि वो लोग गलत हैं, पढ़ाई लिखाई की है, एक प्रॉपर सिस्टम से जाते हैं और इतने फंड्स लगाए जाते हैं। लेकिन जब मैं अपनी बात करूं तो मैं तो अकेला ही हूं, रिसर्च करता हूं, लेकिन उसमें भी लोग कहते हैं कि सर आपने बताया था कि 12 तारीख को आएगा, लेकिन ये 13 को सुबह आया था। तो तब लोगों को भी विचार करना चाहिए कि एक अकेला व्यक्ति रिसर्च कर रहा है और अगर थोड़ा बहुत 12 और 14 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा नेहा कि अगर जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, नेचुरल कैलेमिटीज़, इनके ऊपर अगर सरकार अगर ज्योतिषियों के ऊपर खर्चा करे और अगर कुछ फंड्स हमें देती है, तो आने वाले समय में हम एडवांस में ही कब, किस क्षेत्र में, किस प्रोविंस में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में एग्जैक्ट इन ऐसे पैरामीटर्स पे किस रिक्टर स्केल पर भूकंप होगा, उसकी गणना पहले ही की जा सकेगी। आपको याद होगा अभी उत्तराखंड में एक त्रासदी हुई थी, ये बात है 8 फरवरी 2021, जब ये वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक बांध टूट गया था। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उस क्षेत्र का, तो मैंने ये कहा था, बल्कि उसका मैंने रेफरेंस लिया था कि 1961 की बात है, पुणे में खड़क बासला में सिमिलर काइंड ऑफ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस। उस समय भी सब के सब नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में चले गए थे, श्रवण नक्षत्र में। सेम कॉम्बिनेशन 7 फरवरी 2021 को भी बन रहे थे। तो मुझे याद है कि मैंने ये वीडियो दिया था जनवरी माह लास्ट वीक 2021 में। मैंने कहा था कि नॉर्थ इंडिया में कोई बहुत बड़ा बांध टूटेगा और त्रासदी होगी। मुझे याद है लोगों ने मजाक भी बनाया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब ये बांध टूटा तो बहुत बड़ी भीड़ हमारे चैनल पर आई और कई साइंटिस्टों ने भी मुझसे कनेक्शन बनाया कि ये प्रेडिक्शंस कैसे दी गई थी। सो नेहा, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये है कि शोध होना बाकी है। जब शोध होगा, जब उस पर विचार होगा, उस पर कुछ फंड्स लगाए जाएंगे, कुछ अच्छे IITian मैथमेटिशियंस जब ज्योतिष में एंटर करना शुरू करेंगे, तो इसे बेहतरीन तरीके से हम फ्यूचर कैलेमिटीज़ के बारे में निकाल सकते हैं। ऐसे और भी बहुत बेहतरीन प्रेडिक्शंस हैं जो मैंने की हैं और आगे की भी की हुई हैं कि अब 2024 में कब कहाँ पर क्या होने वाला है। बल्कि कोलंबिया में भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और 2025 में उसकी मैं तारीख देने वाला हूँ कि किस तारीख को वहाँ पर होगा। मैं मंथ और ईयर नहीं बता रहा हूँ, मैं एक तारीख भी देने वाला हूँ। तो इस तरह से 2034 में दुनिया में क्या होगा, और एस्ट्रो कपूर चैनल जैसे आपने बताया उसमें सब की सब प्रेडिक्शंस ये दी गई हैं फ्यूचर की भी। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ज्योतिष जिनको नहीं आती है, टेक्निकल जिनको नहीं पता है ज्योतिष के बारे में, उनके लिए थोड़ा सा आप बताइए कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी और जो एक रेगुलर पराश्री ज्योतिष है या KP नाडी एस्ट्रोलॉजी है या कोई भी और है, इसमें डिफरेंस क्या है?
अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं कि जैसे कि पराशरी और जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। एक अलग पद्धति है, गणना करने के अलग तरीके हैं। अब डिपेंड करता है कि किस ज्योतिषी की किस डोमेन में एक्सपर्टीज़ हैं। कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो ये कहते हैं कि हम पराशरी में भी अपनी एक्सपर्टीज़ बनाएंगे एंड साथ में जैमिनी में भी बनाएंगे, लेकिन मेरा कहना है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पकड़ लीजिए, आप उसे पकड़ लेते हैं, अगर उसमें महारत हासिल करते हैं तो आप सटीक प्रेडिक्शन किसी एक से भी दे सकते हैं, चाहे वो कृष्णमूर्ति पद्धति ही क्यों ना हो। रही बात आपका जो क्वेश्चन था कि मेदिनी ज्योतिष क्या है, मेदिनी ज्योतिष जिसे इंग्लिश में मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, और एक ऐसी साइंस ज्योतिष में जिससे कि संसार की प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, प्रकृति के बारे में एनालिसिस कर लिए जाएं, किए जा सके, जिसमें कि गोल्ड की कीमतें कम होंगी, कब बढ़ेंगी, सिल्वर, कमोडिटीज़, शेयर मार्केट, और फसलें क्या तबाही होने वाली है, या कहीं जंगलों में आग तो नहीं लगने वाली है, या मान लीजिए कि कहीं अगर फसलें कब किस वर्ष में ज़्यादा होंगी, कम होंगी, और क्लाइमेट कंडीशन में बरसात किन क्षेत्रों में ज़्यादा होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बरसात का सीज़न होता है तो कई बार बारिशें होती भी नहीं हैं। जैसे मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी आज से 2 वर्ष पहले कि रेगिस्तान जैसे एरियाओं में, जिसमें कि दुबई वगैरह में पीछे बर्फ़ भी पड़ी थी, और ऐसी ही प्रेडिक्शन मैंने आगे और भी की हैं। तो आप एनालिसिस करते हो, और जो माध्यम है एनालिसिस का कोई अलग नहीं है, वही 12 घर जिनसे लोगों के बारे में विचार किया जाता है, ज्योतिष किया जाता है। बस ये है कि सप्तम घर से जहाँ पर हमें स्पाउस के बारे में विचार किया जाता है, पार्टनरशिप या मैरिज लाइफ के बारे में, वहीं पर सप्तम घर में हमें युद्ध के बारे में विचार करना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मैंने अगस्त 2021 में एक प्रेडिक्शन की थी। मैंने कहा था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर फरवरी के तीसरे माह 2021 में अटैक करेगा। जी बिल्कुल याद है मुझे। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन मैंने बहुत पहले कर ली थी, और वो भी मुझे याद है नेहा, मेरे एक क्लाइंट हैं जो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि वो अपने बच्चे को यूक्रेन भेजना चाहते हैं, तो कपूर साहब ये बताइए कि वहाँ की स्थिति तो ठीक रहेगी। सो मैंने कहा कि स्थिति कैसे बिगड़ सकती है, तो उन्हें इतना विश्वास है कि 20 वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब मैं कॉलेज में था तब से मैं ज्योतिष करता आ रहा हूँ उनके लिए, तो तब दाढ़ी मूछ भी नहीं होती थी प्रॉपर। सो उन्होंने जब ये बातें कही तो मुझे लगा कि क्यों ना यूक्रेन की कुंडली के ऊपर एनालिसिस किए जाएं और रशिया की। तो मैंने उन्हें कहा कि फरवरी के तीसरे माह 2021 में रशिया अटैक करेगा इसके ऊपर, और बल्कि मैंने वीडियो भी दे दिया। और उन्होंने मेरे कहने पर अपने बच्चे को यूक्रेन जो पैसा भर चुके थे नहीं भेजा। आई थिंक 2 या 3 लाख रुपए, नेहा, किसी के लिए भी बहुत बड़ा फंड्स होते हैं। उन्होंने अपने बच्चे को नहीं भेजा, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। तो आप सोचिए, आज वो हमेशा मुझे धन्यवाद देते हैं। मुझे याद है आज भी हमारा एक भारत का एक बच्चा जिसे हमने युद्ध में खो दिया था, आपने न्यूज़ भी देखी होगी उस समय, और भारतीय सरकार जिसने 30,000 बच्चों को वहाँ से बचाया भी था। मुझे याद है जब मैंने प्रेडिक्शन दी थी तो लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और बल्कि जब ये प्रेडिक्शन हुई तो उन्हीं लोगों ने ये भी कहा कि अगर भारतीय सरकार अगर मेरे उस वीडियो को देख लेती तो बच्चों को पहले ही या तो बुलाया जा सकता था, या तो उन बच्चों को विदेश में भेजा ही नहीं जाता था। तो देखिए, आपको मैंने ये बताया कि सप्तम घर क्या कहता है। सप्तम घर युद्ध की भी घोषणा करता है, और सप्तम घर युद्ध करवाता है पति पत्नी के बीच में, और सामंजस्य भी स्थापित करता है। तो सातवें घर के और भी कई तरह के गुण हैं। यही तो है मेदिनी ज्योतिष। तो मेदिनी ज्योतिष में देखिए क्लास 6 में बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, लेकिन मेरा मानना है एज ए मंडेन एस्ट्रोलॉजर कि जब तक आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं हैं, आप मेडिटेट नहीं करते हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, और जब तक आप सिंपल तरीके से किसी प्रकृति में किसी एरिया के बारे में विचार नहीं करते हैं, तब तक आप विश्लेषण नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। ज्योतिष में ज़रूरी नहीं कि आप कॉम्प्लिकेट करें चीज़ों को, बल्कि जितना सिंपल तरीके से गणना करेंगे उतनी ही बेहतरीन प्रेडिक्शंस आपकी बाहर निकल कर आती हैं। एक क्वेश्चन है मेरा ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए जो ये सुन रहे हैं। जैसे अगर मैं आपके पास आऊँ तो आप मुझसे पूछोगे आपकी बर्थ डेट क्या है, टाइम क्या है, किस सिटी में आप पैदा हुए हो, तो वो मेरा चार्ट बनेगा, वहाँ से मैं 7th हाउस देखूँगी। लेकिन जब आप ऐसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करते हो तो क्या बर्थ टाइम, डेट, प्लेस, ये क्या लेते हो आप?
जब भी हम किसी का ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं तो उस समय हमें उस जातक शब्द यूज़ किया जाता है। डॉक्टर पेशेंट कहता है, ज्योतिषी जातक कहता है। तो उस जातक का डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड बर्थ प्लेस कि किस जगह पर जन्म हुआ है वो एक्यूरेट होना चाहिए। नेहा, मुझे मालूम है आप भी ज्योतिष पढ़ते हैं और आपने काफ़ी पढ़ाई की है। आपने देखा होगा ज्योतिष में D60 चार्ट, षष्ठ्यांशा कुंडली, हर एक 1.5 से 2 मिनट के बाद वो चेंज हो जाती है। और मान लीजिए एक बच्चे का जन्म दिल्ली में होता है, एक का मुंबई में, अगर वो एक ही समय में होता है, मान लीजिए 11:06 पर किसी एक ही दिन में, तो आप सोचिए जो कुंडली बनेगी दोनों की वो तो अलग बनेगी, क्योंकि सूर्योदय तो अलग समय में हुआ है और सदर्न हॉरिजॉन में आपका जो लैटिट्यूड होगा थोड़ा सा डिग्री में डिफरेंस तो आएगा, तो दो बच्चों का भविष्य तो अलग होगा। अब इसमें भी एक में भी शायद आपका ये भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए या बन सकता है कि जिनकी कुंडली नहीं है या मान लीजिए जिनका बर्थ टाइम करेक्ट है ही नहीं, उनका क्या किया जाए। उसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक सर्विस होती है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, BTR, जिसमें हमारी एस्ट्रो कपूर वेबसाइट पे भी है, astrokapur.com पे ये सर्विस। लेकिन देखिए लोग ना पेशेंस खो देते हैं। उस सर्विस में एक चेकलिस्ट मांगी जाती है, इवेंट्स मांगे जाते हैं जातक के, और इतनी बड़ी चेकलिस्ट के ऊपर जब एक लमसम टाइम आता है, मान लीजिए कई लोगों को ये लगता है कि शायद उनका 81 का बर्थ है या तो 82 का, या मान लीजिए वेडनेसडे था या थर्सडे था, या 24 तारीख थी या 25, तो हम दोनों वर्षों का, बल्कि सुबह का समय था 10-11 बजे का या दोपहर का, तो इतने सारे इवेंट्स को मैच करवाने के बाद कम से कम 2 से 3 माह लगते हैं एक जातक की टाइम निकालने के लिए, और एक्यूरेट टाइम निकल कर आता है। लेकिन ये एक तपस्या है, और ये जो सर्विस हम देते हैं सिर्फ ये एक कंसल्टेंसी फीस लेने वाली बात नहीं है नेहा, बिकॉज सर्विस फीस तो बहुत कम होती है, लेकिन उसमें जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है एक एस्ट्रोलॉजर की, तो उसमें हम सीखते बहुत कुछ हैं। वो हमारे लिए एक एजुकेशन को एक्सपेंड करने का तरीका है, अपनी रिसर्च को बढ़ाने का तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है प्रशांत, और वो है जब भी सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। आपके वीडियोस भी मैंने देखे, तो उसको बेसिस बनाकर आप बहुत सारी प्रिडिक्शन करते हो, तो उसके बारे में बताइए, आप कैसे प्रिडिक्शन करते हो, या फिर इन सब चीज़ों का कोई यूज़ है एस्ट्रोलॉजी में या प्रिडिक्शन में, इक्लिप्सेस का? बहुत ही ज़्यादा यूसेज है नेहा, एंड कई बार तो ऐसा भी होता है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो एक पक्ष से पहले आ जाते हैं, उसका भी एक अलग विधान है जी। और सूर्य ग्रहण जब भी लगता है, किस देश में लगा, कितना लगा, क्या वो खंड ग्रास था या वो जो एक्लिप्स थी वो किस देश में किस लैटिट्यूड को कनेक्ट कर रही है। जब भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा उसका प्रभाव देश और दुनिया के राजाओं के ऊपर पड़ता है। ओके। और जो चंद्र ग्रहण होता है उसका जो प्रभाव है वो जनता के दिलों के ऊपर पड़ता है, मास पब्लिक। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो 1 माह तक रहेगा, और चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो होगा जनता के दिलों पर वो 3 माह तक होगा। आप याद कीजिए, मुझे याद आ रहा है मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी अफगानिस्तान के बारे में, बिल्कुल, जो 2021 में मैंने वीडियो दिया था। उस समय ये अप्रैल 2021 की बात है, मुझे आज भी याद है। वो 13 दिनों का पक्ष आने वाला था, महाभारत का समय था, और उस समय खप्पर योग की भी स्थापना होने वाली थी। खप्पर योग भी एक कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर आपके मैं वीडियो के माध्यम से दर्शकों को बताने जाऊं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा कि खप्पर योग का निर्माण कैसे होता है। बाकी उसी में सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा था और चंद्र ग्रहण भी एक ही पक्ष के अंदर, और तब मुझे महाभारत की याद आ गई। उस समय महाभारत हुई थी, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। तो जब मैंने वो कॉम्बिनेशन देखे और मैंने देखा कि वो अफगानिस्तान की कुंडली में आ चुके हैं और मकर राशि को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये भी विचार था कि क्या हमारे देश में कुछ होने तो नहीं वाला है। तो फिर हमने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखी तो देखा कि शत्रुहंता योग है जी। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। तो फिर हमने सार्क देशों के बारे में एनालिसिस किया, पाकिस्तान, अफगानी, श्रीलंका, म्यांमार कि क्या होने वाला है। तब देखा कि अफगानिस्तान 2 भागों में टूटने वाला है, वहाँ पर दंगे, विद्रोह, लोग मरेंगे, बहुत कुछ होगा। आप याद कीजिए, ये सितंबर 2021 के आसपास की बात है।
जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी, अफगानिस्तान में क्या नहीं हुआ, संविधान बदल गया, वहाँ पर नारी जाति के जो राइट्स थे वो छीन लिए गए, एकदम इस्लामिक कट्टर कानून लगा दिए गए। आज वहाँ पर लेडीज़ बाहर नहीं निकल सकती, लोगों को प्लेन में भागना पड़ा। बहुत कुछ हुआ है, सब लोग जानते हैं, न्यूज़ में कितना कुछ सुना होगा आपने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी, मुझे याद है। तो मैंने ये देखा वही वीडियो। वे है जो आप बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये इंटरकनेक्शन देखना पड़ता है हमें कि किस देश पर उसका ज़्यादा प्रभाव आएगा। ओके, एक खप्पर योग का छोटा सा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? आई नो कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, पूरा घंटा निकल जाएगा अगर आप बताने बैठेंगे। एक कोई छोटा सा कॉम्बिनेशन जो आपको लगे कि ये क्रिटिकल है या ये देखना ज़रूरी है। इसके साथ मैं 2 कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको, Okay. अगर आप बुरा ना माने। बिल्कुल बताइए ठीक है, प्लीज। बिकॉज मुझे याद है, मुझे डेट भी याद है, मैंने 1 मई 2020 को एक वीडियो दिया था खप्पर योग के ऊपर। ओके, और मेरे पिताजी श्री बिपिन कपूर जो मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन समझाए थे मुझे उस समय, वो भी 10 वर्षों के बाद दोबारा उन्होंने मुझे बल्कि कार्य दिया था कि मुझे इस पर विश्लेषण करना चाहिए। तो उसमें एक श्लोक था भाव घडरी जी का, जिन्होंने लिखा था कि मकरे कुंभे जो होए शनि, और अगर खप्पर योग आए तो दान देने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन दान लेने वाला कोई नहीं होता, और कोसों दूर दिया जलता है। आप देखिए क्या हो रहा है आज, युद्धों की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे मोर्चे शुरू हो चुके हैं, हमास, इजराइल एट्सेट्रा। सो मैंने तब 1 मई को वो जो वीडियो दिया था, मैंने कहा था कि 15 नवंबर 2020 को ये खप्पर योग बनेगा, और ये सेकंड वेव शुरू होगी यूरोप में कहीं पर, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में। आप याद कीजिए, तब इंग्लैंड में, यूके में सेकंड वेव शुरू हुई थी और बहुत सारे लोगों की मृत्यु दर बढ़ना शुरू हो गई थी। तो स्नेहा, जो दूसरा इवेंट है, जो दूसरी घटना हुई थी, वो हुई थी मार्च 2021 को। और ये जो प्रेडिक्शन दी थी मैंने, ये फरवरी 2021 में दे दी थी। उस समय मैंने उसी खप्पर योग को कनेक्ट किया था अंगारक योग के साथ, वो भी अपने देश भारत के लिए। ओके, तब मैंने प्रेडिक्शन दी थी, मैंने कहा था कि भारत में भी सेकंड वेव कोरोना की आएगी, जो कि मार्च, शायद 12 मार्च 2021 की बात है, जब अंगारक योग का निर्माण हुआ था। अंगारक योग मैंने कि मंगल और राहु का कनेक्शन बनना, वो भी खप्पर योग के समय, और सूर्य उदय चंद्र ग्रहण जब साथ में चल रहे हो, और उस समय जब नया संवत भी आने वाला हो। तो नेहा, आप जानते हैं जब भी कोई वीडियो देते हैं तो कटाक्ष तो सुनने ही पड़ते हैं। बिल्कुल, कुछ अच्छा भी बोलते हैं, कुछ बुरा भी बोलते हैं। तब भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ऐसा नहीं होने वाला है, मैं डरा रहा हूं लोगों को। देखिए, मैं डरा नहीं रहा था उस समय, मैंने बल्कि वीडियो के माध्यम से यही मैसेज दिया था सबको कि मास्क लगाना शुरू करें, अपना ख्याल रखें, और कोशिश करें कि ऐसा ना हो और लोग बचे रहें। और देखिए, एज ए इंसान मैं तो हमेशा ही चाहूँगा कि ऐसा ना हो, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। नेहा, जब भी हम कोई भविष्यवाणी करते हैं, जब मैं किसी भूकंप की भी भविष्यवाणी करता हूं कि इस तारीख को इस क्षेत्र में भूकंप होगा, जैसे मैंने टर्की के भूकंप की भविष्यवाणी आज से 1.5 वर्ष पहले ही कर दी थी, और मैंने समय सीमा बताई थी कि अक्टूबर या सितंबर के आसपास टर्की में एक भयंकर भूकंप आएगा। मुझे याद है शायद अक्टूबर में आया था, और मैंने बल्कि 7 या 8 दिनों का डिफरेंस है मेरी प्रेडिक्शन का। उस समय भी लोगों ने ये कहा था कि मैं डरा रहा हूं, लेकिन वो टर्की वालों के लिए मैसेज था कि आपके देश में एक भयंकर भूकंप आएगा, आप अपनी तैयारियां पहले कर लीजिए। अवेयरनेस, इट्स मोर देन आप किसी को डरा रहे हैं कि अवेयर हो जाएं लोग, अवेयर हो जाए एंड प्रिपेयर हो जाएं, अवेयर एंड प्रिपेयर हो Yes, जाएं। क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा, ये भी मालूम चला था कि बिल्डिंग्स इलीगल थी, यस, उनमें सर्टिफिकेशन नहीं मिला था गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। भूकंप या ऐसी प्रेडिक्शंस देना का मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को डराना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ। खतरा है, आप अपने जो भी सावधानियां हैं, जो चेकलिस्ट होती है ग्लोबली गवर्नमेंट की एट्सेट्रा, उन्हें मद्देनजर रखते अपनी तैयारी करनी चाहिए लोगों को। और मुझे लगता है प्रशांत, अवेयर होने का मतलब है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने जा रही है तो लोगों को अपने राशन 2-3 दिन का जुटाना चाहिए, इमरजेंसी लाइट्स हैं वो तैयार रखें, या फिर जैसे अगर कोविड की सिचुएशन है तो मास्क रखें, पीने का पानी रखें। तो मोर देन किसी को डराना, मुझे लगता है अवेयरनेस एंड बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग दैट इज़ गोइंग टू कम। एग्जैक्टली। एक चीज़ और जो व्यूअर्स का क्वेश्चन आया है मेरे पास, वो है आप
बार बार हठ योग के बारे में बताते हैं अपने वीडियोस में। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि ये हठ योग एक्चुअली होता क्या है, कौन से प्लैनेट्स बनाते हैं, क्या कंजंक्शन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। स्नेहा, हठ योग वो है जब कुंडली में काम त्रिकोण और धर्म त्रिकोणों का आपस में कनेक्शन बनता है एंड उसमें शनि देव जी की प्रधानता और केतु का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि केतु का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी आपको मिल ही नहीं सकती, और शनि देव जी की ब्लेसिंग्स नहीं है तो आप हठ योग में जा ही नहीं सकते। जैसे मुझे अभी भी याद है, सुशांत राजपूत नाम आज भी नहीं भूले हैं हम लोग। और ये उस समय की बात है जब मीडिया में न्यूज़ आई थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और जब मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे पास कि हमें इसके ऊपर विश्लेषण देना चाहिए कि उनके साथ क्यों हुआ, वो क्यों डीमोटिवेटेड थे, और किन्हीं माध्यम से जब मेरे पास उनका होरोस्कोप आता है तो आई वाज शॉक्ड टू सी द होरोस्कोप कि भाई इस इंसान को तो कुंडली में हठ योग बना हुआ है, शनि केतु का कनेक्शन बना है, वो भी 12th हाउस एलियन हाउस में, और धर्म स्थान के साथ कनेक्शन, एंड साथ में मार्क भी बना हुआ है, मार्केश। और तब मैंने इमीडिएट वीडियो दिया था, और वो वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। और नेहा देखिए, मैं ज्योतिषी हूँ लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इमोशनल होते हैं, तो वो जो वीडियो है उसमें मेरी एनर्जी बहुत डाउन है क्योंकि मैं बहुत इमोशनल था। कहीं ना कहीं मैं पीड़ा में भी था कि उस इंसान के साथ क्या हुआ है, बिकॉज मैं देख पा रहा था कुंडली में कि शस्त्र पीड़ा हुई है उस इंसान के साथ, उसे कोई ना कोई लिक्विड दिया गया है, और उस इंसान के पास 12th हाउस के साथ जो कनेक्शन बना हुआ है, कोई रिसर्च थी उस इंसान के पास जो उसके साथ चली गई। वो कहीं ना कहीं दूसरे प्लैनेट्स के साथ, जो दूसरे प्लैनेट, जैसे आज भी हम कहीं ना कहीं कल्पना करते हैं कि दुनिया कहीं और भी है, लोग कल्पना करते हैं, लेकिन मैं तो सत्य मानता हूँ आज भी जब स्पेसशिप की बात आती है तो गंधर्व हमारे पृथ्वी लोक में आते हैं, जिसको हम शायद इंग्लिश में बोले तो ईटीज बोल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स बोल देते हैं, परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। जिस तरह से हमारा स्पेसशिप दूसरे ग्रहों में जाना शुरू कर दिया, जैसे कैलिपर में आज भी वहाँ पर लाइफ है। मेरा तो ये मानना है कि शनि प्लैनेट में भी लाइफ है। ऐसे बहुत सारी, ये इसके ऊपर कभी हम अलग से कभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो जब मैंने विश्लेषण किया कि इन्होंने कोई ऐसी रिसर्च की हुई थी जो किसी दूसरे प्लैनेट के लोगों के साथ कनेक्शन बनाया जा सकता था, कोई ऐसी रिसर्च जिसे वो कोई मांगना चाहता था, कोई उनसे बाई करना चाहता था, वो बेचना नहीं चाहते थे। और ये मैंने उस वीडियो के माध्यम से कहा भी था, और मैंने लिक्विड का भी जिक्र किया, शस्त्र पीड़ा का भी जिक्र किया, और मैंने दावा किया था कि ये आत्महत्या नहीं है, सुशांत राजपूत जी की हत्या हुई है, वो भी शस्त्र पीड़ा हुई है। उन्हें कहीं ना कहीं उनके बोन्स को भी क्रैक किया गया है जो कुंडली के माध्यम से दिखाई दे रहा था, और मैंने वीडियो दिया था उस समय। और एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा था, उसके 42 दिनों के बाद ऐसे ही एग्जैक्टली जैसे मैंने विश्लेषण किए थे, ऐसे ही विश्लेषण मीडिया में भी आना शुरू हो गए, सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज़। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने बोला है और सेम टू सेम ऐसी खबरें मुझे सुनने को मिल रही हैं। तब फिर कई लोगों ने मेरे साथ कनेक्शन भी साधा, जैसे कि कुछ डॉक्टर्स थे जिन्होंने ऑटोप्सी की थी, उनकी मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। तो देखिए, वही है हठ योग, कि ऐसे हठ योग वाले इंसान जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ के साथ भी कनेक्शन बना लेते हैं, जो मल्टीटास्किंग होने के बावजूद, बिकॉज सुशांत राजपूत की आज भी जब हम वीडियो देखते हैं, वो 3 क्लैप के साथ पुशअप्स लगाते थे। मल्टीटास्किंग पर्सन ही वाज, एंड ही वाज ट्राइंग टू फ्लाइट ट्रेनिंग भी ले रहे थे वो, तो मल्टीटास्किंग पर्सन थे। उसके बाद वो योग भी करते होंगे। तो यही हठ योग की वर्णन है, जिसमें ये भी देखा जाता है कि क्या कोई योगी बन सकता है। अगर योग ही नहीं होगा, मेटलिज्म ज़्यादा होगा कुंडली में, तो आप योगी बन ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। तो कौन से प्लैनेट आपको ये हठ योग देते हैं? जैसे मैंने कहा कि शनि देव जी की ब्लेसिंग्स के बिना आप हठ योग में जा ही नहीं सकते। ओके। हम ये भी कह सकते हैं नेहा कि हठ योग में एक ऐसा इंसान, जब आप एक हठ योग में चले जाते हैं 15, 20, 25 दिनों के लिए, अगर आप मान लीजिए शीर्षासन भी लगा लेते हैं, साथ में पद्मासन की मुद्रा में भी चले जाते हैं, आप चाहे 1 माह के लिए चले जाइए, 2 माह के लिए चले जाइए, आपका शरीर इंटैक्ट रहेगा। समाधि जिसको बोलते हैं? जी हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं। और जिसमें कि अब इसमें ये भी प्रश्न उठते हैं कि शरीर का वेट कम नहीं होगा,
प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि आज हर इंसान का रोना प्रोटीन का है। प्रोटीन का। कोई कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स की बात नहीं करता फिटनेस की बातों में, ओनली प्रोटीन्स, वो भी डिब्बे वाले प्रोटीन। आई एम सॉरी, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैंने ये चीज़ें कभी ली नहीं। मैं आज भी नेचुरोपैथी की बात करता हूँ लोगों के साथ। सो बात यही है कि जब हठ योग में इंसान चला जाता है तो उसका शरीर इंटैक्ट रहता है, उसके शरीर का वजन कहीं पर भी कम नहीं होता, बहुत हाई एनर्जी हो जाती है और शरीर के ऊपर एक प्रोटेक्शन ऑरा बना दिया जाता है नेचर के द्वारा, ताकि उस शरीर को कोई आघात ना पहुंचा सके। नेचर प्रोटेक्ट करता है बल्कि आपको। बहुत कुछ है नेहा इसमें बोलने के लिए। मुझे लगता है एक एपिसोड आपके लिए मुझे रखना पड़ेगा जिसमें आप पूरा डिटेल में आराम से हमारे व्यूअर्स को बता सकें इन सब के बारे में। मेरे पास कुछ केस स्टडीज़ भी हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत हैं। उसके अलावा मैं चाहूँगी कि आप फिर आएँ और श्रीदेवी जी के बारे में कुछ बताएं। श्रीदेवी जी की मैंने कुंडली का विश्लेषण किया था और एग्जैक्टली सिमिलर केस है सुशांत सिंह राजपूत वाला, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं एक और नया विश्लेषण दूं, क्योंकि फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं और फिर बॉलीवुड से बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के बहुत सारे कॉल मैसेजेस आते हैं, लोग मिलना भी चाहते हैं। और स्नेहा, मैं मल्टीटास्किंग पर्सन हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ और समय नहीं होता है मेरे पास कि मैं इतने सारे लोगों से मिलूँ, क्योंकि मेरे लिए सुकून बहुत ज़रूरी है। मैं खुद को भी समय देता हूँ, फैमिली को भी देता हूँ, दोस्तों को भी देता हूँ। तो इसलिए अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर डिटेल में विश्लेषण का भी दूंगा, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से भी दे दूंगा कि उनकी कुंडली क्या कहती है। बल्कि हम डे बाय डे इवेंट भी दे सकते हैं। हम हर एक होरा का भी विश्लेषण दे सकते हैं कि वो किस समय, कितने बजे, किस लैटिट्यूड में कहाँ थी, कब निकली, कौन से व्यक्ति किन नक्षत्रों से संबंध था और उन व्यक्तियों का पहला नाम अक्षर क्या होना चाहिए। मैं ऐसा कभी आपको विश्लेषण करके दे दूंगा। आप न्यूज़ के साथ आप उसको अटैच कर लीजिएगा। जब आप मैपिंग करने जाएंगे तो आपको 99% चीज़ें मैच होती हुई दिखाई देंगी। इनका क्या मतलब होता है, जब इतनी चीज़ें मैच होती हैं प्रश्न कुंडली द्वारा या कुंडली द्वारा, मतलब कि कहीं ना कहीं तो दाल ही काली है। और सच के ऊपर कहीं ना कहीं अंधेरा छा चुका है। जैसे मैंने सुशांत राजपूत जी के बारे में भी कहा था कि मास्टरमाइंड जिसने उनके ऊपर अटैक करवाया है, जो मिडिल ईस्ट से संबंध रखता है, मैंने एरिया भी बताया है, कई लोगों को ज्ञान भी है कि कौन हो सकता है। अभी वीडियो के माध्यम से ये बातें बोलना सही नहीं है और मैंने कहा था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको सज़ा भी नहीं मिलेगी। लेकिन जो छोटी मछलियाँ होंगी जो पकड़ी भी गई, उनको छोटी छोटी सज़ाएँ होंगी, थोड़ा सा बुलाया जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा, साइकोलॉजिकल टॉर्चर होगा, लेकिन उस केस से संबंधित कोई बड़ी सज़ाएँ होती हुई नजर नहीं आ रही। मास्टरमाइंड जो है वो नहीं, आपने बताया था कि नहीं पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। सिमिलरली श्रीदेवी का भी मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, आप एक चीज़ के लिए और बहुत फेमस है, आपका जो एस्ट्रो कपूर चैनल है उसमें कोई भी जाएगा तो वो देखेगा, वो है कंट्रीज़ के प्रेडिक्शन। आपने बहुत डिटेल में एक एक कंट्री का प्रेडिक्शन किया है, उसकी कुंडली बनाई है और समझाया है। जैसे अफ़गानिस्तान के बारे में आपने कहा, वैसे ही आपने वर्ल्ड वॉर प्रेडिक्ट किए हैं। और बड़े मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ताजुब की बात है, लेकिन इट इज़ सो फैसिनेटिंग कि जैसे आपने बताया वैसे वैसे हुआ, अफ़गानिस्तान के साथ हुआ और जो अभी भी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हमास के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था। और बल्कि 4 दिन का ही डिफरेंस है जब युद्ध का समय आया था। हाँ। तो एग्जैक्ट डेट निकल जाती हैं। तो आप बताइए भारत का भविष्य कैसा है, हमारे इंडिया का कैसा है, हम सब सुनना चाहते हैं। स्नेहा, बल्कि जब आपने बात कही तो मेरे गूस बम्स आ जाते हैं, बिकॉज जब भी भारत की बात होती है, आपने देखा होगा जब मैं वीडियो शुरू भी करता हूँ तो वंदे मातरम, भारत माता की हमेशा ये बात कहता हूँ और अभी भी मुझे गूस बम्स आ रहे हैं। देखिए भारत का, ठीक है आपको भी आ रहे होंगे। सो देखिए, जब भारत की बात कहता हूँ मैं, तो जो हमारे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन अभी चल रहे हैं, आप ये मैं दावा करना चाहता हूँ, आपके वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से दर्शक भी देख रहे हैं कि भारत 2031 तक सुपर पावर बनने वाला है। दुनिया के जितने भी देश हैं, जब भी कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने होंगे, हम भारतीयों के बिना वो डिसीजन पूरे हो ही नहीं सकेंगे। जब भी कोई सरकारें दुनिया की डिसीजन लेनी होंगी, चाहे वो यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें, जब तक भारत फैसला नहीं करेगा तब तक उस पर कोई भी विचार नहीं होगा। ऐसा भविष्य होने वाला है भारत का, और भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। विश्व युद्ध की संभावना
शुरू हो चुकी है। लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार कब होगी? चल रहा है। थर्ड वर्ल्ड वार तो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। सेकंड वर्ल्ड वार भी तो ऐसी ही थी, जब एक किसी राजकुमार को किसी दूसरे देश में मार दिया जाता है और वहाँ से एक धीरे धीरे जब सपोर्ट लेफ्ट विंग राइट विंग, दो विंग बन जाते हैं पूरी दुनिया के, और सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। तो क्या थर्ड वर्ल्ड वार शुरू नहीं हो चुकी है? स्नेहा, हो चुका है। जब मैंने कहा भी है कि 5 या 6 मोर्चे शुरू होंगे, 3 मोर्चे शुरू हो चुके हैं, और 3 मोर्चों के बारे में मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी दिया है। एस्ट्रो कपूर चैनल में एक वीडियो दिया है डिटेल में कि अब वो 3 मोर्चे कौन से शुरू होंगे 3 देशों के बीच में। तो ये वर्ल्ड वार ही तो है बेसिकली। बिल्कुल। रही बात भारत की, भारत किसी वर्ल्ड वार में सम्मिलित नहीं होगा। भारत अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेगा। भारत की लीडरशिप आप देख भी रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना एक डंका बजा के रखा है आज की डेट में, और पूरी दुनिया उन्हें एज ए ग्लोबल लीडर जान रही है। बिल्कुल। हमारे इन्वेस्टमेंट जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात है 500 वर्षों के बाद सनातनियों के लिए राम मंदिर का वापिस आना। 22 जनवरी 2024 को दिन को 12:30 बजे, जिसमें कि विष्णु योग, आपका अभिजीत नक्षत्र और बेहतरीन नक्षत्र काल उस समय चल रहे हैं, और श्री राम जी की फिर से स्थापना होना। तो ये एक नए भारत की शुरुआत ही तो है। हम अपने रूट्स के साथ जुड़ते ही तो जा रहे हैं। जब हम सनातन की बात करते हैं, देखिए सनातन की जब बात करें तो हमारे रूट्स भी तो स्ट्रांग होने चाहिए। सनातन श्री राम से ही तो शुरू हुआ था, और जो हमारे जितने भी हमारे देव रहे हैं, देवता रहे हैं, 33 कोटि जब देवताओं की बात करते हैं, तो स्नेहा शुरुआत हो चुकी है। मुझे इससे याद है, बहुत सारे लोग उनको थोड़ा सा मोदी जी की कुंडली यानी बर्थ टाइम के बारे में भी कुछ डाउट है। कुछ लोग तुला लग्न फॉलो करते हैं और कुछ स्कॉर्पियो फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा लग्न है उनका? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है स्नेहा। जो मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उनका, मैं 12:09 लेकर चलता हूँ डे टाइम का। आप सोचिए मैंने 12:10 क्यों नहीं ले लिया, 12:15 क्यों नहीं ले लिया। बहुत रिसर्च की है मैंने उनके ऊपर, उनके पुरानी लाइफ के ऊपर। तब से जब वो ट्रेन में चाय भी बेचते थे अपने पिताजी के लिए। अगर हम तुला लगन लेकर आते हैं तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से संबंध रखना चाहिए उन्हें। उनके पिताजी बहुत रिच होने चाहिए, बिजनेसमैन वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो किसी ऐसे बड़े परिवार से होने चाहिए कि एकदम डायनेस्टी, आपको सब कुछ विरासत में मिला है, जैसे एक बच्चों को सब कुछ मिलता है एंड बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बच्चों को पाला जाता है प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में। तो ऐसा तो नहीं था। वो उन्हें बहुत रफ एंड टफ तरीके से पले हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से सब कुछ किया है। तो वो जो पराक्रम दिखाई देता है वो वृश्चिक लगन की कुंडली से ही दिखाई देता है। और वो 12:09 का ही क्यों समय है, उसके लिए तो बहुत सारी कैलकुलेशन की हैं, बहुत सारे इवेंट्स को मैच करवाया गया है। तुला लगन में कहीं पर भी शत्रुहंता योग नहीं आता है, वृश्चिक लगन में शत्रुहंता योग आता है। आप स्वयं देखिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पराक्रम है उनका, वो क्या आपको कहीं पर भी तुला लगन का, क्योंकि तुला लगन के जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से सौम्य स्वभाव के, शांत धीर, वैसे ही तो हैं वो। लेकिन जब उनका पराक्रम आता है तो उन्हें बहुत सारे शब्दों से भी जानते हैं लोग आज। तो वृश्चिक लगन ही बनता है उनका, और दिन को 12:09 की ही कुंडली बनती है। और बहुत इंटेंस है। मुझे लगता है जैसे उन्होंने कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे, तो इतने इंटेंस हैं वो। लगता है कि हाँ स्कॉर्पियो लग्न ही होगा उनका। देखिए जब भी वो कहते हैं घर में घुस के मारेंगे तो हमारे भी गूज बम्स आते हैं, और हमने किया भी है। बिल्कुल। और ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि जब हमारे सैनिकों के ऊपर, मुझे याद है ये 14 फरवरी 2019 की बात है। देखिए इसे मैं ब्लैक डे कहूँगा, जब हमारे 43 हमारे आर्मी वाले जो कि शहीद हो गए थे। विस्फोट हुआ था कश्मीर में एक बहुत बड़ा। उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि हम घर में घुस के मारेंगे, और जहाँ तक मुझे याद है 26 फरवरी 2019 की बात है, तो हमने घर में घुस के मारा था पाकिस्तान में जाकर, और 300 आतंकवादियों को उनके ठिकाने भी तबाह किए थे। और ये सिलसिला चलता आ रहा है। और आपने देखा होगा पाकिस्तान में अभी जितने भी हमारे देश के शत्रु थे, जिन्होंने चाहे 26/11 किया हो या कुछ भी किया हो, बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब आप खुद सोचिएगा, वो पाकिस्तान भी परेशान है,
कि आखिर वो मर कैसे रहे हैं। बाकी दर्शक समझदार हैं कि जो भी हमारे देश के शत्रु हैं वो मर कैसे रहे हैं वहाँ पर। ऐसे कोई अचानक थोड़ी ही मर जाता है, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हाई प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी में है। चाहे वो दाऊद था, मुझे याद है मैंने दाऊद के ऊपर भी वीडियो बनाया था आज से 4 वर्ष पहले, और मैंने बताया था कि शस्त्र आघात होगा और कैसे होगा। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं एस्ट्रो कपूर में, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी इस वीडियो जरूर के डालिएगा। डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, ये जो वो कहते हैं ना वो करते हैं, और हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग है, एक ऐसा राजा जो कमांडर भी है स्वयं। जी देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये तो आज की टर्म्स हैं, लेकिन जब हम सनातन की बात, पुराने सिस्टम की बात करें, तो हमारे राजा में वो एक स्ट्रेंथ है कि वो एक कमांडर भी कई बार खुद बन जाता है। क्षत्रिय वाली जो क्वालिटीज जी हैं हाँ। वो हैं उनमें। तो वो है, और हमें बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। प्रशांत, हमने भारत के भविष्य के बारे में बात की। मैं जानना चाहूँगी पाकिस्तान के भविष्य के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि पड़ोसी देश है, उनका फ्यूचर अच्छा है। तो ऐसा वो लोग मानते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पड़ोसी का फ्यूचर अच्छा है तो हमारा भी फ्यूचर अच्छा है। लेकिन आप बताइए इसके बारे में। स्नेहा देशी, देखिए, हम भारतीय हैं, और हमारी जो परंपरा रही है, हम हमेशा ही चाहते हैं कि दुनिया में हर देश आबाद हो। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में भी कभी भी हम लोग बुरा नहीं सोचते हैं। लेकिन एक कहावत भी है शास्त्रों में कि आप किसी के बारे में अगर बुरा सोचते हैं तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान के ऊपर मैंने एक 5 वर्ष पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने डेट दी थी कि 26 दिसंबर 2023 जब पाकिस्तान की कुंडली में शनि में बुध का अंतर शुरू होगा, मेष लगन की कुंडली, षष्ठेश मरकरी जो कि 4th हाउस में, चौथा घर होता है डिस्प्यूट्स। कौन से डिस्प्यूट्स? प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स। तो पाकिस्तान का बंटवारा होना शुरू हो जाएगा, टुकड़ों में विभाजन होना शुरू हो जाएगा। माना कि ये डेट निकल गई है, अभी ऑलमोस्ट इसे 40 दिन हो गए हैं डेट को निकले हुए, लेकिन आप देखिए दिसंबर 2023 में ही अभी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी। बॉर्डर में ईरान और पाकिस्तान के मध्य कुछ मिसाइलों का भी आदान प्रदान हुआ था उस समय, और कुछ बहुत बड़ा होना अभी तय है और बिल्कुल होगा। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, और इसका जो रेफरेंस है, जैसे याद होगा मैंने पुणे की घटना बताई थी कि खड़कवासला में डैम टूटा था, सिमिलरली वो नॉर्थ इंडिया का भी पीछे बांध टूटा। तो वैसे ही मैंने रेफरेंस लिया है 1971 की बात, जो 4 दिसंबर 91 को शुरू हुई थी। सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। उस समय भी शुक्र में शनि का अंतर, इस समय शनि का शुक्र, और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये बताते हैं कि अगर एक टुकड़ा जो पाकिस्तान का, जो ईस्ट पाकिस्तान था, और मैं ये कहना चाहूँगा उसे हम ही ने तो अलग करवाया था। ये कैसे भूल जाता है पाकिस्तान जब वो ये कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, भारत के टुकड़े करवा देंगे, ये कर देंगे, क्या कुछ भी कहते हैं हमारे बारे में, वह कैसे भूल जाती है वहाँ की सत्ता कि पाकिस्तान का एक इतना बड़ा टुकड़ा ईस्ट पाकिस्तान हम ही ने, हमारे जितने भी, अगर हम इंदिरा गांधी जी की बात करेंगे और हमारे मानिक शाह जी, जिनके ऊपर अभी एक मूवी भी आई है, जनरल थे हमारे, उन्होंने तो बल्कि डेट प्रेडिक्ट कर दी थी कि युद्ध शुरू कब होगा। ये है, देखिए, भारतीयों की जो स्ट्रेंथ होती है, जो एक स्पिरिचुअली जो कनेक्ट होना और चीज़ों को समझना। तो हमने इतना बड़ा देश अलग करवा के एक बांग्लादेश भी तो बना के दे दिया अलग से, तो क्या अभी 3-4 देश और नहीं बना सकते हम वहाँ पर? लेकिन ये बात पाकिस्तान में रहने वाले शायद नहीं समझते हैं। देखिए, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कई तो मेरे क्लाइंट्स भी हैं, और वहाँ के लोग आज भी मुझे यही कहते हैं, बल्कि इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन देखिए अच्छे लोग हर कहीं पाए जाते हैं। वो यही कहते हैं कि हम उनके लिए कामना करें कि उनके देश में भी हमारे देश जैसे प्रधानमंत्री मोदी जैसा और योगी जी जैसे, जैसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसे लीडर्स उनके देश में भी हों, ताकि उनका देश भी राइज करे। और ये जिहाद, जो एक अच्छा शब्द है इस्लाम में, जिसका मतलब ही पाकिस्तान ने कुछ और बना दिया, इस शब्द से कहीं ना कहीं बाहर आए। तो देखिए, पाकिस्तान का भविष्य सही नहीं है, अब बहुत कुछ खराब अभी और होना बाकी है। अभी स्प्लिट होगा ये देश और भी ज़्यादा। और रही बात कि हम उसके ऊपर अटैक करें, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो दिया था आज से ऑलमोस्ट 8 से 9 माह पहले, जिसमें मैंने एक वीडियो का टाइटल था थंबनेल का कि पाकिस्तान स्वयं अपनी मौत मरेगा। जी जी, याद है मुझे। और आप देखिए, और हमारे लिए बेहतर है
जब हमारे मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, कि हमारे लिए हर एक आर्मी पर्सन इम्पोर्टेंट है, सो अभी वो वक्त आ गया है कि बेटर है कि हम अटैक ना करें और वो अपने आप ही विभाजन हो जाए। और अगर हम युद्ध करें और थोपें तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक भी सैनिक आहत नहीं होना चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब हम युद्ध करेंगे तो वो निर्णायक युद्ध होगा। निर्णायक युद्ध स्नेहा जी वही होता है जब जो फतह है वो हम ही हासिल करेंगे बिना कोई कीमत चुकाए, और ये बहुत जल्द होने वाला है। और ये इसके योग 26 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुके हैं। मुझे याद आया प्रशांत कि भारत की कुंडली में मुझे लगता है महादशा भी चेंज होने वाली है, शायद मार्स की शुरू होने वाली है। जी हाँ, मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की दशा शुरू हुई है। होने वाली और स्नेहा है। जी इसके बहुत सारे मायने हैं, और अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर एक अलग से विश्लेषण करेंगे। मैं दोनों कुंडलियों का विश्लेषण करके दिखाऊंगा, आप खुद स्वयं आप विश्लेषण करेंगे कि कितना कुछ बड़ा होने वाला है। भारत कितने बड़े आयामों को छूने वाला है अभी, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो। अब मंगल की बात देख लीजिए, मंगलयान जब शुरू हुआ था, जब पहुंचा था, मात्र 300 करोड़ में हमने मंगलयान पहुंचा दिया था। और इतने में तो मूवीज़ भी नहीं बनती हॉलीवुड में। ये हमारे मोदी जी ने ही बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने। मेड इन इंडिया। जी हाँ। अच्छा, आपने मंगल की बात की, आपने बाहर जो सॉरी टेक्नोलॉजी सॉरी, है, मैं रोकना चाहूँगा, मेड इन भारत कहेंगे। मेड इन भारत, जी हाँ। बिल्कुल अब आप क्वेश्चन शुरू पूछिए। या तो मैं बोल रही थी मंगल की बात की हमने, जी हाँ। एलियन टेक्नोलॉजी की बात की थोड़ी सी। जी इस हाँ। पे मैं थोड़ा डिटेल में आपसे जानना चाहूँगी, आपके थॉट्स ईटी यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स, या जिनको हम एलियंस कहते हैं, यूएफओ, या आपने गंधर्व एक वर्ड यूज़ किया, जी हाँ। इनके बारे में आप क्या सोचते हो? आर दे रियल? बहुत लोग नहीं मानते, मैं मानती हूँ दे आर रियल, बट इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। मैं बल्कि अचंभित होता हूँ कि इसमें आखिर मैं दर्शकों से भी पूछना चाहता हूँ कि इसमें आखिर शंका किस बात की है, आखिर संदेह क्यों है। अगर हमारा स्पेसशिप किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकता है तो क्या जो गंधर्व हैं, जिन्हें आप एपिक सीरियल में जब आप इंद्रलोक की बात करते हैं, हनुमान जी पुष्कर लोक तक चले गए थे जब श्री राम ने युद्ध किया था रावण के भाई के साथ, जैसे कि हमारे स्पेसशिप वहाँ जाते हैं, तो क्या उनके स्पेसशिप हमारे यहाँ पर नहीं आ सकते? और इन्हें हम देवताओं की संज्ञा में लेते हैं जब भी गंधर्वों की बात होती है, क्योंकि दे आर मोर टेक्निकल, मोर पावरफुल देन अस, और उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस लेवल की है। उनके जो स्पेसशिप है, जिन्हें कोई उड़न तश्तरी कहता है हिंदी में, देखिए उनके जो भी स्पेसशिप हैं वो कार्बन फाइबर के बने हुए हैं, लाइट वेटेड, और आज भी वो जर्मन में ट्रैवल अक्सर करते रहते हैं। जर्मन में इनके एक मान के चलिए कि इनका प्रॉपर एक सेटअप है। मैं दावा करता हूं आपके वीडियो के माध्यम से, और ये बातें आप लोगों के सामने बस कुछ ही वर्षों की बात है, सब आना शुरू हो जाएंगी। अलास्का में इनके सेटअप्स बने हुए हैं, और भारत में भी मैं अभी शोध हुआ है, मैं कुछ अभी इतने बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगा, अदरवाइज तरह तरह के कमेंट आएंगे। भारत में भी एक बहुत ही डीप कनेक्शन है। गंधर्व हैं, जब भी हठ योगी उन्हें बुलाते हैं, आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, चले जाते हैं। आखिर इतना कन्फ्यूजन किस चीज़ का है लोगों को? क्या दुनिया इतनी ही सी है? सिर्फ पृथ्वी लोग छोटा सा ही तो है, इसके ऊपर जितने भी हमारे अलग प्लैनेट्स हैं, बहुत बड़ी दुनिया बसती है स्नेहा जी। हम कुछ भी नहीं हैं, और हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है उनके पास। और कहीं ना कहीं अगर जीवन की जब भी बात होती है तो पृथ्वी लोग की ही होती है। तो एक फैसिनेशन है उन लोगों का, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी देने आते हैं, टेक्नोलॉजी लेने आते हैं। सो इसमें कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए, बल्कि बाकी इसके ऊपर हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। सो प्रशांत, मुझे आपने जो बात कही उससे याद आया कि यूएस में एक पूरा एरिया है, उसको कहते हैं हम एरिया 51। वहाँ पर पूरे रिसर्च सेंटर हैं यूएस नेवी के, जहाँ पे पूरी रिसर्च हो रही है, और कुछ जो यूएफओ लैंड हुई थी उनकी पूरे क्राफ्ट हैं, और जो ईटीज़ आए थे, जिस भी अब कंडीशन में वो हो, उनकी बॉडी हो, जैसे भी हो, उस पर प्रॉपर रिसर्च चल रही है। इंडिया में इतना हम देखते नहीं हैं, बट एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैं पूछना चाहूँगी। इंडिया में आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिली है या कोई ऐसी जगह पता है, जैसे एरिया 51 है, जहाँ पे यूएफओ साइटिंग देखी गई है, या ऐसे ईटीज़ कुछ मिले हैं, साइटिंग्स देखी गई हैं? मुझे आज भी तारीख याद है, 21 दिसंबर 2020।
देवगुरु बृहस्पति एंड शनि देव जी एक ही राशि पर, एक ही नक्षत्र पर और 800 वर्षों के बाद एक ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर थे। और मैंने नवंबर 2020 को मैंने प्रेडिक्शन की थी कि भारत में नोएडा जैसे शहरों में और इसके आसपास के शहरों में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। और इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे उस समय, और कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं जो मैं आज कहूँ तो शायद लोग यकीन नहीं करेंगे, बिकॉज़ मेरे पास टेलीस्कोप है। और फिर भी मैं बता देना चाहूँगा, जब मैंने भी कुछ उसी दिन कुछ मैंने कोशिश की कि मैं स्पेस पर अगर देखूँ, नज़र दूँ कि क्या होने वाला है, तो कुछ ऐसी मोमेंट्स दिखाई दी थी जब उन्हें कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत स्पीड से वो चली जाती थी। देखिए, एक होता है कि जब आपके स्पेसशिप जाते हैं तो उनकी स्टैटिक मूवमेंट होती है, ओके। लेकिन जब आपकी कोई ना कोई दूसरा स्पेसशिप आता है किसी दूसरे प्लेनेट का, तो वो स्पेसशिप की जो गति होती है वो स्टैटिक नहीं होती, सीधी नहीं होती, वो मूवमेंट करता है, वो जिगजैग पोजीशंस होती हैं उसकी। ओके। आप याद कीजिए उस समय कि आपको देखिए आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया का माध्यम एंड लोग आजकल कुछ भी होता है तो उसे डालना शुरू कर देते हैं, और उन्हीं दिनों में बहुत सारी मोमेंट्स हुई थी। और स्नेहा, मुझे याद है उसके बाद भी मैंने कुछ वीडियो दिए हैं स्पेसशिप के ऊपर, यूएफओ के ऊपर। एस्ट्रो कपूर चैनल में हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और मैंने जब जब ये कहा है कि इस समय उनकी एक्टिविटीज़ तेज होंगी, और होती कब है, जब शनि देव जी के ऊपर, जब शनि के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक तूफ़ान चलते हैं। अब इन तूफ़ानों के बारे में हमारी साइंस कभी भी गणना नहीं करती, सिर्फ यही बताया जाता है कि पृथ्वी पर तूफ़ान उठेंगे, किन क्षेत्रों में गिरेंगे होंगे, लेकिन किस प्लैनेट पर तूफ़ान आएगा ये आज भी ज्योतिष के माध्यम से पता चलता है। और जब हम विश्लेषण करते हैं और जब वो यूएफओ कहीं ना कहीं पृथ्वी के साथ कनेक्ट करते हैं, बिकॉज उन्हें एक मूवमेंट चाहिए, तो उनकी भी कोशिश होती है कि उनके ग्रह में कुछ होने वाला है तो किसी दूसरी जगह पर जाया जाए रिसर्च करने के लिए, या फिर आपको क्या लगता है क्या करने आते हैं? स्नेहा, हमारे पृथ्वी लोक में बहुत बड़े बड़े योगी हैं, आज भी हिमालय में बर्फ़ में तपस्या कर रहे हैं, केव्स के अंदर, और कहीं ना कहीं मिलने आते हैं। वो उनको आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, कॉल करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब ट्रांसफ़र देने के लिए, लेने के लिए। यस। और ये भी डिसीजन लिए जाते हैं कि आगे प्रकृति में क्या होने वाला है, तो क्या उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी या उनको हमारे पृथ्वी लोक के लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक़यात एंड प्रमाण रहे हैं पहले भी। अगर एपिक में देखें तो जब भी इंद्रलोक में युद्ध हुए हैं तो इंद्रदेव जी ने हमारे ही राजाओं को बुलाया था, आह्वान किया था, रिक्वेस्ट की थी कि उनकी ज़रूरत है युद्ध के लिए। तो देखिए, बहुत कुछ है इसमें कहने के लिए, बहुत डीप रिसर्च है, लेकिन सच्चाई छुपी हुई है, झूठ कुछ भी नहीं है, बस ये देखने का नज़रिया है। क्योंकि हवा है, आप और मैं बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, हवा दिखाई तो नहीं दे रही है ना नेहा? बिल्कुल, महसूस कर पा रहे हैं कि हवा है, बस यही तो है जो अंतर है। मुझे एक चीज़ और याद आई प्रशांत, कैलाश मानसरोवर जो एरिया है, आपको भी पता होगा, वहाँ पे जो झील है मानसरोवर, वहाँ पर भी लोगों ने देखा है, सदगुरु के भी जो फॉलोअर्स हैं वो भी कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि ईटीज़ या कोई बीइंग्स हैं वो आ रहे हैं, उस झील में जा रहे हैं, उनको आते जाते देखा गया है। तो मुझे लगता है कि क्वाइट पॉसिबल, इट्स वेरी रियल, लोगों ने देखा है। कैलाश मानसरोवर इज़ फेमस फॉर दैट। बहुत सिंपल शिवा आते, महादेव आते हैं, महादेव की भूमि है, शिव का निवास है वहाँ पर। और जब हम बजरंगबली हनुमान जी की बात करते हैं तो वो भी वहाँ से मात्र 50 किलोमीटर दूर ही उनका स्थान है। अच्छा, जी हाँ। ये मुझे नहीं पता अब यही था। बात है कि किसको, कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें दर्शन हुए नहीं हुए। अगेन, ये जो भी आते हैं दूसरे प्लेनेट से लोग वहाँ पर स्नान करने आते हैं, क्योंकि वहाँ की जो तपोभूमि है, जो वहाँ का जल है, जो वहाँ की एक मैग्नेटिक जो धारा, जो थेरेपी है वहाँ की, सो स्नान करने आते हैं और चले जाते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, बहुत सिंपल है। हम संदेह करते हैं चीज़ों पर, पहले तो हम हवा को तो देखना शुरू करें, उसके बाद ही देखिए। इन लोगों के लिए मेरा मैसेज है जो संदेह करते हैं कि पहले हवा के बारे में तो जान लीजिए कि हवा है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। वापस आते हैं ज्योतिष के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। मैंने कई एस्ट्रोलॉजर से बात की, सबकी कुछ कुछ फेवरेट रेमेडीज़ होती हैं। जैसे कोई लोग विष्णु सहस्त्रनाम को बहुत एक अल्टीमेट सुपर रेमेडी मानते हैं कि आप उसको सुनिए या चैंट करिए,
कुछ गायत्री मंत्र को बहुत पावरफुल मानते हैं। आप कोई आपका ऐसा रेमेडी या मंत्र है जिसको आप अपने फॉलोअर्स को देते हैं या अपने क्लाइंट्स को देते हैं और आपने देखा है कि वो पावरफुली वर्क करती है उनके ऊपर, तो व्यूअर्स के लिए ये थोड़ा सा बताइए प्लीज़। स्नेहा जी, ऐसी एक यूनिक रेमेडी नहीं है जो मैं हर एक क्लाइंट को देता हूँ या रेकमेंड करता हूँ। हर एक क्लाइंट के लिए यूनिक अलग अलग रेमेडीज़ होती हैं, डिपेंड ऑन द केस टू केस। और रही बात यज्ञ पूजन पाठ एट्सेट्रा, या मान लीजिए किसी को मैं ये कहूँगी कि वो विष्णु सहस्त्र पूजन का पाठ करे, यज्ञ करे रोज़, डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिकॉज मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, समय बचाने का भी एक तरीका होना चाहिए। तो मेरी अक्सर ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशन बताऊं जो सिंपल तरीके से किए जा सके, समय ना देना पड़े। ओके। लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है। आज आप देखिए, कहीं पे भी आप पब्लिक स्थान में जाएंगे, आप देखेंगे लोगों को आप मोबाइल में रील्स देखते हुए, आप हर एक व्यक्ति को फ्लाइट में देखिए, ट्रेन में, कहीं जिम में भी मोबाइल्स वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि आज हमने कौन सी एक्सरसाइज की। तो लोग वर्चुअल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि इस रियलिटी से बाहर आने नहीं चाहते। तो हमें आज के समय में ज्योतिष मीन्स देश काल पात्र के अनुसार ज्योतिष को चलाया जाता है। तो देश काल पात्र के अनुसार ही तो मुझे उनको सॉल्यूशन देने हैं। तो मैं सॉल्यूशन भी मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिए हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जो चलते फिरते आसानी से किए जा सकें। कोई एक ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल सोल्यूशन का आप देंगे? बहुत सारे हैं। जैसे अगर कोई पूजा भी करनी है तो 5-10 मिनट की क्विक पूजा एवरी डे, और कोई जेमस्टोन थेरेपी, डोनेशंस। देखिए स्नेहा, खाना तो कोई पेड़ लगाना, मुझे याद है आपने बताया था एक बार। यस, which is और very मैंने पेड़ों good के ऊपर भी cause. मैंने विश्लेषण किया है कि किन ग्रहों के लिए कौन सा पेड़ लगाया जा सकता है। और ऐसे ही नहीं कि मैं किसी को कहता हूँ कि आप पेड़ लगा दीजिए तो अभी लगा दीजिए। वो प्रे कर सकते हैं कि हम ये पेड़ लगाएंगे साल या 2 साल के मध्य में, संकल्प ले सकते हैं। और किस ग्रह को मजबूत करना है, कौन सा पेड़ लगाना है, कब लगाना है, तो ये उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी होती है। तो आई थिंक मुझे याद है कि अभी तक मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 लाख पेड़ तो शायद लगवा चुका होऊंगा मैं लोगों के माध्यम से। क्या बात है, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी खुशी होती है कि एक नेचर के लिए काम हुआ है। और एक सबसे बड़ी सीख है, ऐसे कह सकते हैं कि एक रेमेडी जो मैं सबके लिए कहता हूँ कि आप किसी का दिल ना दुखाओ, आप किसी का आशियाना तोड़ने की कोशिश ना करो आप। बस यही रेमेडी है कि अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे तो नेचर भी आपके लिए बहुत कुछ सोचेगा। अगर आपके ग्रह खराब भी हैं तो भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ नहीं होगी। और ज्योतिष के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस तरह से मैं ग्रहों को समझता हूँ, जब देवगुरु बृहस्पति की, मंगल देव की जब महादशा आती है तो मेरा ये एक मैसेज होता है लोगों के लिए कि उनको प्योर वेजिटेरियन, सात्विक बन जाना चाहिए। हाँ, मेरी चल रही है जुपिटर की महादशा। तो जुपिटर की महादशा चल रही है, अगर आप सात्विक हैं तो आपके सारे काम आसानी से बनते चले जाएंगे। बल्कि देखिए, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मेरा हमेशा सबके लिए मैसेज होता है कि हमें वेजिटेरियन ही डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि नॉन वेज इंसानों के लिए बना ही नहीं है। हमारे जो टीथ हैं, जो गम्स हैं, ये नॉन वेज के लिए नहीं बने हैं कभी। और अल्कोहल का भी त्याग करना चाहिए। अल्कोहल अगर किसी को सेवन करना हो तो उसे मेडिसिनल तरीके से लिया जाए। बिल्कुल। क्योंकि जब अल्कोहल बना था तो वो सूरा एक मेडिसिन के लिए बनी थी, ना कि शराब पीने के लिए। जैसे आजकल गाने भी हैं, जब भी लोग मस्त होते हैं तो पंकज उदास जी के भी गाने चलते हैं, शराब चीज़ ही ऐसी है मेरे यार जैसी, ना छोड़ी जाए। आगे आपको मालूम। बिल्कुल, जब दिल टूटता है तो भी गाने बजते हैं, गम में भी, खुशी में भी। बिल्कुल। प्रशांत, आपने अभी ब्रीफली बताया जेमस्टोन्स के बारे में। मुझे थोड़ा डिटेल में जानना है कि जेमस्टोन्स वर्क करते हैं कि नहीं। मैं विश्वास रखती हूँ, मैं नीलम भी पहनी हुई हूँ, लेकिन बहुत सारे नॉर्मल लोग हैं, जनता है जो नहीं करती है। और हैरानी मुझे तब होती है जब हमारे एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी में भी बहुत लोग कहते हैं कि जेमस्टोन वर्क नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है? स्नेहा, जो संदेह है लोगों का कि जेमस्टोन कार्य नहीं करते हैं, किसी अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं सही भी है, और ये संदेह में उनका जो डाउट है सही है। लेकिन जेमस्टोन कार्य करते हैं। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कार्य करते कैसे हैं। देखिए, मैं एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एस्ट्रो कपूर, हमारी अपनी माइनिंग भी है। हम कच्चा माल आता है विदेशों से, माइनिंग से, उनके हम जेमस्टोन बनाते हैं। ओके।
और जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आज की डेट में, रूबी और पुखराज जितना भी मार्केट में सेल होता है 99.99% ये जितना भी है ये फिशर फिलिंग वाला रूबी होता है, जिसमें लेड फिल किया जाता है। इसकी जो जेमोलॉजिकल जो भाषा है इसे कोरंडम कहा जाता है, स्पीसीज इज कोरंडम। एंड बाकी पुखराज, नीलम, रूबी वो तो हमारे वैदिक नेम्स हैं, लेकिन पत्थर तो कोरंडम होता है। और ये पत्थर आता है साउथ अफ्रीका से वाइट कलर में। थाईलैंड में शांतापुरी में हमारी भी माइनिंग हमारी फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पर इस पत्थर में जो भी कलर का आपको जेमस्टोन चाहिए, चाहे पुखराज, नीलम, वो कलर इंजेक्ट किया जाता है, उसे बनाया जाता है। डिमांड के हिसाब से हम भी लोगों को सप्लाई करते हैं, बनाते हैं, और यही वाला पत्थर मार्केट में एज ए जेमस्टोन पुखराज नीलम बिकते हैं। अब आप खुद सोचिए, उसमें 65% लेड होता है, 35% वाइट कलर का पत्थर जिसे कोरंडम कहा जाता है। जब आप सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे किसी भी लैब से, अगर कोई कहता है कि आपका ये जेमस्टोन डुप्लीकेट है, तो लैब का जो सर्टिफिकेट आएगा, दुनिया की कोई भी लैब, उसमें नीचे लिखा होगा जैसे कि रूबी है तो नेचुरल रूबी। लेकिन देखिए एज ए लेमैन आपको ये तो नहीं पता कि उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़, उसमें 6-7 कॉलम और भी तो होते हैं, जिसमें एक कॉलम होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू, उसमें लिखा होता है या तो फिंगरप्रिंट, जैसे आपके फिंगरप्रिंट अलग हैं, मेरे अलग हैं, ऐसे जेमस्टोन के भी फिंगरप्रिंट हर एक जेमस्टोन के अलग होते हैं। लेकिन उसके सामने लिखा जाता है फिशर फिलिंग, मीन्स उसमें लेड डाला गया है। तो इसी तरह से फिर जेमस्टोन काम कैसे करेगा? वो तो जेमस्टोन फैशन ज्वेलरी के लिए हो गया बेसिकली, वो वैदिक सिस्टम के लिए नहीं हुआ। और वैसे ही अगर मान लीजिए नेचुरल जेमस्टोन भी हैं, तो जिम जेमस्टोन्स में 700 डिग्री से ज़्यादा हीट दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? जैसे मान लीजिए कोई येलो सफ़ायर है, जैसे मैंने भी पहना है, ये तो डीप कलर है। जैसे मान लीजिए इसका लाइट कलर है, तो इसका कलर को बढ़ाना है तो हीट दी जाएगी। बबल्स हैं तो बबल्स को निकालने के लिए उसे 700 डिग्री से ज़्यादा हीट किया जाएगा, तो बबल्स निकल जाएंगे, जेमस्टोन की कीमत निकल कर आ जाएगी, ज़्यादा कॉस्टली सेल होगा। लेकिन जब लैब में टेस्ट करवाएंगे तो लिख के आएगा कि वहाँ पर हीटेड, और अगर 700 डिग्री से नीचे है हीट तो लिख कर आएगा नेचुरल हीटेड। तो ये टर्म्स हैं जिसे आम जनता नहीं जानती है, और जो नेचुरल है उसमें नेचुरल निकल कर आएगा। आप स्नेहा, इसमें ये भी क्वेश्चन है कि जो नेचुरल जेमस्टोन्स होते हैं कई बार वो भी काम नहीं करते। आई थिंक ये भी क्वेश्चन होगा शायद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें आप बहुत सारी कीमत पे करते हैं, क्योंकि जियोमेट्रिक कटिंग, जियोमेट्रिकल कटिंग ये बहुत मैटर करती है कि आपके जेमस्टोन की कटिंग क्या है। अब इसके लिए दुनिया में कोई भी लैब नहीं है, और क्यों नहीं है? अगर ऐसी लैब्स अगर इस तरह के सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गए, तो मान लीजिए अगर 100 जेमस्टोन्स हैं जो सब के सब नेचुरल हैं, कोई हीट नहीं लगी है, 100 में से मात्र 10 या ऐसे 12 पीस होते हैं जो कि जियोमेट्रिकल कटिंग के अंदर होते हैं। अगर जनता को यह मालूम चल गया कि ये जियोमेट्रिकल कटिंग में नहीं है, तो सेल कैसे होंगे? मार्केट तो रुक जाएगी। लेकिन जैसे हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर जिन्हें नॉलेज है, रिसर्च की है, तो जैसे मेरे यहाँ पर भी सेल होती है, जो मेरे अपने क्लाइंट हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं उनके लिए बता दूं, तो हम उन्हें बता देते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर जेमस्टोन है, ये इसमें जियोमेट्रिकल पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो नेहा, जेमस्टोन में एक बहुत लंबी रिसर्च है। जब तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा, जेमस्टोन की एक आभा होती है। जेमस्टोन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके ऊपर सूट कर गया, और वो एस्ट्रोलॉजर को पता होता है कि किसके ऊपर कौन सा जेमस्टोन सूट करेगा, और जब वो सूट करेगा तो उसकी किस्मत ही बदल देगा। आप बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, अमिताभ बच्चन जी, जब उन्होंने नीलम पहना था तो उसके बाद जो उनकी डूबी हुई कंपनियां थी, तब वो कहाँ थे, आज वो कहाँ हैं। सो जेमस्टोन काम करते हैं, लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए कि वो कौन सा जेमस्टोन है जिससे हमें काम लेना है। प्रशांत, आपको जो भी फॉलो करता है आपके एस्ट्रो कपूर चैनल में, एक बहुत ख़ास बात है कि आप एवरी मंथ लाइव जाते हो और शेयर मार्केट की प्रेडिक्शंस करते हो। बहुत सारे कमोडिटीज़ के बारे में भी आप प्रेडिक्शन करते हो, गोल्ड के बारे में करते हो। तो इज़ इट एडवाइजेबल कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले एस्ट्रोलॉजी जैसी साइंस का लोग यूज़ करें, और आप कैसे करते हो ये बताइए प्लीज़। स्नेहा, हमारे मेदिनी ज्योतिष में इसे मेदिनी ज्योतिष कहा जाता है, फिर से मंडेन एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश में।
इसमें ऐसे फंडामेंटल्स हैं कि मार्केट कहाँ पर जाने वाली है, कैसे डाउन आएगी, ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। माना कि हमारे जो क्लासिक्स की जो बुक्स हैं उसमें ऐसा कोई भी विधान नहीं है वहाँ पर, क्योंकि अगर आप पुराने समय में चले जाएंगे तो उस समय स्टॉक मार्केट नाम की कोई ऐसी चीज़ होती नहीं थी। मैंने इसके ऊपर शोध किया, विश्लेषण किए, और पिछले ऑलमोस्ट 3.5 वर्षों से मैं विश्लेषण दे रहा हूँ कि निफ्टी माह के अंत में कहाँ स्टैंड करेगा, हर दिन निफ्टी कहाँ स्टैंड करेगा। तो मेरी आदत है कि मैं जब माह का अंतिम दिन होता है 3:30 के बाद इमीडिएटली 4 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 5 या 6 बजे तक मैं लाइव आता हूँ, जिसमें 2 वीडियो देता हूँ। पहला इंग्लिश का 30 मिनट का, इंग्लिश व्यूअर्स बहुत सारे होते हैं, उसके बाद हिंदी वाले व्यूअर्स वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और उसमें लाइव में हर दिन का बताता हूँ नेक्स्ट मंथ का कि किस दिन किस दिन निफ्टी डाउन होगा, ऊपर जाएगा, कौन से सेक्टर्स ऊपर नीचे जा सकते हैं। ऑलमोस्ट इसमें 95% मेरी प्रेडिक्शन सत्य होती हैं, और मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन मार्केट में अगर कोई युद्ध की स्थिति बन रही है तो वो उन्हें भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस कोई ऐसी कैटास्ट्रॉफिक हो गई तो आप सोचिए मेरी प्रेडिक्शन तो फेल हो जाएगी, मार्केट धड़ धड़ गिरेगी नीचे। जैसे पीछे मैंने एक बताया था कि कोई बैंक गिरने वाला है भारत में इमीडिएट, अभी पेटीएम के शेयर्स आपने देखा होगा कैसे क्रैश किए थे। तो ये प्रेडिक्शन सत्य होती है, डिपेंड करता है कि आप विश्लेषण कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जिसमें मैंने हमेशा अक्सर उन वीडियोस में कहा है कुछ लोगों के लिए, जो मेरा हमेशा का ही एक वाकयात रहा है कि 500 लोगों में जब 500 लोग जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 499 लोग लॉस लेकर बाहर निकल आते हैं, और कोई एक व्यक्ति उन 499 लोगों का प्रॉफिट वो लेके जाता है। अब क्या आप उस एक व्यक्ति में आते हो या नहीं आते हो, उसमें कुंडली का 5वां भाव जिसका अष्टम घर के साथ सडन गेन्स 8th हाउस से, आप खुद भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने पढ़ा होगा, 12th हाउस एक्सपेंडिचर्स हाउस, 11th हाउस इनकम हाउस, क्या इनका 11th, 2nd, 12th, 8th के साथ कोई आपस में कनेक्शन बनता है, भाव, भावेश, सिग्निफिकेटर या ग्रहों का एक्सचेंज, और वो भी बेनिफिक दृष्टि के साथ? अगर वो नहीं बनता है तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियो देखकर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप कुछ हद तक तो मेरे विश्लेषण आप समझोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रॉफिट बुक करोगे, फिर इंसान अपना दिमाग लगाता है जब उसके ग्रह सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको डर लगता है कि क्या एस्ट्रोलॉजर पर भरोसा किया जाए, और वो लॉस में चला जाता है। फिर बाद में पछताता है कि ओ माय गॉड, मैंने काश कि ये सेल नहीं किए होते, या मैंने इमीडिएट खरीद लिए होते। तो जब तक कुंडली के पंचम घर में स्ट्रेंथ नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में गेन नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग सेकंड हाउस से जोड़ के देखते हैं, सेकंड हाउस में अगर सैटर्न है तो कहते हैं कि वो पर्सन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, और ऑफ कोर्स बेनिफिट की दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, लेकिन सेकंड हाउस में सैटर्न कौन सा है? क्या वो मेलफिक है, या वो पाप कार्त्री में तो नहीं चला गया है? अब इतने सारे लगन हैं, और किस लगन का शनि है, नवांश कुंडली में उसकी क्या स्थिति है, द्वादश कुंडली में क्या स्थिति है, वहां से करियर के बारे में मालूम चलेगा। तो शनि देव जी का कोई एक फैक्टर हम कंसिडर नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखना होगा, तब जाके आप विश्लेषण दे सकते हैं। गोल्ड का फ्यूचर क्या है प्रशांत? लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको क्या लगता है? बल्कि नेहा, मैं कहूँगा आप ही से मैंने आई थिंक 3 वर्ष पहले शायद आपने कहा था कि गोल्ड मीन्स, शायद आपने कुछ कहा था कि गॉड का एल हटा दो तो गॉड बन जाता है, गॉड बन जाता है, और गॉड की करेंसी, ये आप ही से मैंने शब्द सुने थे। बिल्कुल। और बल्कि मैं तो सबको कहता हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जरूर करें, जैसे कि वर्चुअल गोल्ड, आजकल गोल्ड बॉन्ड वगैरह भी लिए जाते हैं, लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि हमें हार्ड गोल्ड भी बाई करना चाहिए, बिकॉज एक हार्ड गोल्ड एक स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है। जुपिटर एंड सन दोनों उसको भी एक्टिवेट करते हो आप, सक्रिय कर देते हो उन दोनों ग्रहों को आप। और इस वर्ष मैंने वर्ष के शुरू में एक वीडियो दिया था 24 प्रेडिक्शंस का, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। 2024 के अंत तक गोल्ड 71,000 तक स्टैंड करेगा। ओके। अब 2025 में क्या होगा इसका विश्लेषण अगले वर्ष बताऊंगा मैं आपको। पक्का जी। अच्छा, बहुत सारी बातें की, एक फाइनल मैसेज अगर आप अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को देना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, ईटी रिलेटेड, कंट्री स्पेसिफिक,
या कोई नेचुरल कैलामिटी के रिलेटेड आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या होगा वो? मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आज भी याद है ये स्टेटमेंट मैंने एक कॉन्फ्रेंस में कही थी जब ज्योतिष का कुछ सम्मेलन चल रहा था, कि अगर ज्योतिष नहीं होता तो क्या दुनिया नहीं चलती थी? तो भी दुनिया चलती थी। और ऐसी स्टेटमेंट मैंने एक बार बहुत पहले दी थी, तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने मेरा विरोध किया था कि अगर मेरा जैसा एस्ट्रोलॉजर अगर ऐसी बातें कहेगा तो ज्योतिषी लोगों का दाना पानी बंद हो जाएगा। दोस्तों, ज्योतिष हो या ना हो, दुनिया तो भी चलेगी। लेकिन मैं कहूँगा कि ज्योतिष को मानते हो तो साइंस की तरह माने, एंड ज्योतिष को अब्यूज़ ना करें। ज्योतिष को एक गाइडलाइंस लेकर चलें आप। अक्सर ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा ज्योतिष को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम एक आदत बना लेते हैं। ज्योतिष एक माध्यम है कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपके ग्रह क्या कहते हैं। अगर आपको मालूम चलता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो आप उसके सॉल्यूशंस फॉलो कर सकते हैं, जिसमें ये नहीं कि आप बच जाएंगे। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होना है, कुंडली से ही फोरकास्ट किया जा सकता है कि अगर एक्सीडेंट होगा तो मंगल देव जी शरीर के किस हिस्से को डैमेज करेंगे। मान लीजिए किसी का लेफ्ट शोल्डर टूटना है, और अगर आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, बल्कि किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के पास, तो वो ये बता देगा आपको कि लेफ्ट शोल्डर की हड्डी टूटेगी, लेकिन उसके उपाय भी तो वो बताएगा। बिल्कुल। अगर आप उन उपायों को फॉलो करते हैं तो भी आपको चोट लगेगी, इंटेंसिटी शायद कम हो जाएगी। इंटेंसिटी 98% कम हो जाएगी, हड्डी नहीं टूटेगी। मान लीजिए आप एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपको हो सकता है स्पैज़म आ जाए। इतना सा तो होगा, स्पैज़म आएगा, 4 या 5 दिनों में आइस पैक लगाएंगे या कोई मेडिसिन लेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ग्रह को तो अपना प्रमाण देना है। ग्रह तो आपको टच करके जाएगा कि भाई मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा ही टच करके जाऊँगा लेकिन आऊँगा ज़रूर। तो यही है ज्योतिष। तो बेटर है कि हम ज्योतिष को अब्यूज़ ना करें। और सुपरस्टिशियस हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो एज ए सुपरस्टिशन मानने लगते हैं। तो मुझे लगता है वो ना माने, एज ए साइंस, जैसे आपने बोला अभी, एज ए साइंस ले। ज्योतिष को अब्यूज़ ना किया जाए। ज्योतिष को एक तथ्य बेस्ड, एक साइंस बेस्ड, एक रेमेडियल बेस्ड तरीके से लिया जाए एज ए गाइडलाइंस। प्रशांत, आपने इतनी सारी बातें बताई, मैंने बहुत कुछ सीखा, और इसके लिए मैंने शुरुआत अपने पॉडकास्ट से की थी, क्योंकि मुझे पता है ऐसे आप बहुत सारी इंसाइटफुल बातें बताओगे, इतना सारा ज्ञान दोगे, बहुत सीखने को मिलेगा। इसके लिए मैंने शुरुआत की थी प्रशांत कि आज तक आप किसी पॉडकास्ट पे क्यों नहीं गए। मुझे पता है ह्यूज फॉलोइंग है आपकी, बहुत लोगों ने अभी तक आपको बुलाया होगा, डेली आपको कॉल्स एंड ईमेल्स आती होंगी। दैट इज़ वाई आई वाज सो क्यूरियस प्रशांत कि क्यों नहीं गए अभी तक। नेहा, आपका जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। मैंने कहा ना आपको, मैं जितना आपको जानता हूँ 3-4 वर्षों से, मुझे मालूम है आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, और आप जो भी करेंगे आप बहुत बेहतरीन तरीके से। और मुझे मालूम है कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हमारे देश से संबंधित होंगे, एंड बहुत ही गूढ़ आपने रिसर्च की होगी। सडन क्वेश्चन फायर करेंगे आप मेरे ऊपर, ये नहीं कि पहले से आपने मुझे कुछ बता दिया हो। और अक्सर जब पॉडकास्टर्स हमें कनेक्ट करते हैं तो ये कहते हैं कि हम आपको क्वेश्चन बेस्ड बना के देंगे और इस टॉपिक पर आपको बात करनी है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा नेचुरल आदमी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा अभी भी वीडियो बना है, कई जगह पे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसे हमने फिर से रिपीट किया है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कुछ बोलने जा रहे हो तो दैट शुड बी नेचुरल, कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, Yes. रादर देन कि आप कुछ प्लान करके शूट कर रहे हो। तो मुझे वो भरोसा था आपके ऊपर कि आप जो भी पूछेंगे नेचुरल वे में पूछेंगे, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर वैदिक साइंस की बात होगी तो वो बेहतरीन तरीके से, बल्कि जो जनता अभी देख रही है, आप कनेक्ट कर पाएंगे ज्योतिष के साथ कि आखिर ज्योतिष है क्या। ज्योतिष सुपरस्टिशियस नहीं है, ये एक साइंस है। बिल्कुल। इसलिए मैं जब आपने बुलाया मुझे तो मैं अग्री हुआ। और मुझे मालूम है आप अभी ये शायद आपका वीडियो बहुत सारे पॉडकास्टर देखेंगे, निराशा भी होगी, कंप्लेंट भी आएंगी कि मैंने उनको हमेशा ही ना कहा है। पिछले 3 वर्षों से मैं नो ही कहता आया हूँ, क्योंकि नेहा समय भी नहीं होता, बिकॉज मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे कुछ और भी वेंचर्स हैं, तो मैं समय नहीं दे पाता हूँ। और अगर मैं आप यहाँ पर आया हूँ तो ये नहीं कि मैं समय दे रहा हूँ, मुझे आपका भी तो समय लेना है। और ये है कि हम जनता को मैसेज देना क्या चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो बात है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई पॉडकास्टर सुन रहे हो, मुझे मालूम है कई लोग निराश हैं। जब आप एक एस्ट्रोलॉजर का एक इंटरव्यू लेने जाते हैं तो
आपको उसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपको एक एस्ट्रोलॉजर की डेप्थ को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी गहराई कितनी है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच प्रशांत, हमारे शो में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए, चाहे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, गोल्ड से, एस्ट्रोलॉजी से। मैं सबको बोलूँगी, आप ऑलरेडी, वैसे तो मुझे पता है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो ऑलरेडी आपको अभी तक कर चुके हैं, ये आपके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन डेफिनेटली जाइए, एक एक वीडियो जो प्रशांत जी ने बताया है डेट के हिसाब से, उसको देखिए, उसको फॉलो करिए। एंड थैंक यू सो मच प्रशांत। तो अंत में हम सबको कहेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय।